तो आज क्या है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2। पिछली बार हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, तो और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वहीं से आज स्टार्ट करते हैं हम। तो वेट फॉर व्हाइल फोन आ रहा है, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने बताया था कि मल्टीपल प्रोग्राम्स आर देयर इन मेन मेमोरी और सीपीयू हमारा सिंगल होगा। तो सिंगल सीपीयू इज हैंडलिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स, और वो इस तरह होगा कि सीपीयू टाइम डिफरेंट प्रोग्राम्स के बीच शेयर होगा। मतलब कि सीपीयू स्विच करेगा एक प्रोग्राम से दूसरे, दूसरे से तीसरे, किसी भी ऑर्डर में और किसी भी ड्यूरेशन के लिए। उसके भी अलग अलग एल्गोरिथम होते हैं। तो जब हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे डिटेल में तो उसको देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग में सीपीयू की स्विचिंग कैसे होती है और कैसे डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे रन होते हैं। तो हम आते हैं अपने पुराने डिस्कशन पर, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में सिंपली क्या था कि हमारा जो डिफरेंट प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन था वो कॉन्करेंट था एक सेम कंप्यूटर पे, जिसमें सीपीयू टाइम डिवाइड या शेयर होता था। लेकिन सीपीयू केवल एक ही प्रोग्राम को एट ए टाइम एग्जीक्यूट करता है मल्टी प्रोग्रामिंग में। और आज के सारे सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टीटास्किंग है, जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑल आर सपोर्टिंग। इनफैक्ट आज के टाइम में विदाउट मल्टी प्रोग्रामिंग कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और जो मोनो प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट था वो था बहुत पहले, जब मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम नहीं थे। जैसे मोनो प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था डॉस, ओके। तो इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि सीपीयू एट ए टाइम एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, और जब उस प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पिछली बार मैंने समझाया भी था लेक्चर में कि किसी प्रोग्राम को इनपुट की रिक्वायरमेंट है, किसी का आउटपुट प्रोड्यूस होना है, किसी को कोई दूसरा सॉफ्टवेयर या फाइल चाहिए, तो उस ड्यूरेशन में सीपीयू दूसरे प्रोग्राम पे स्विच हो जाता है। और सीपीयू दूसरे प्रोग्राम पे स्विच हो जाता है, और जो पहले वाला प्रोग्राम है जहां जिसको सीपीयू ने छोड़ा था, तो वो इनपुट आउटपुट के लिए अपना वर्क करता है। फिर इसके बाद सीपीयू किसी और प्रोग्राम पे स्विच हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि मेमोरी में कितने प्रोग्राम। तो हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं। ये म्यूट कर लो दुकान। ओके। तो मल्टीटास्किंग में क्या है कि ये नया टर्म नहीं है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी को सिंगल यूजर के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मल्टीटास्किंग सिस्टम है वो क्या है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से समझते हो जैसे विंडोज, ओल्ड वर्जन ऑफ विंडोज। यूनिक्स, लाइनक्स सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सिंगल यूजर अलग है और मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। जैसे आज के टाइम में एडवांस्ड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है दे आर सपोर्टिंग मल्टीपल यूजर्स। जैसे यूनिक्स भी सपोर्ट करता है मल्टी यूजर, बट विंडो 98, 90, NT 2000 एग्जेक्ट्रा की बात करें तो वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, जैसे जिसमें एट ए टाइम केवल एक ही यूजर वर्क कर सकता है। मल्टी यूजर में क्या है कि अलग अलग यूजर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने अपने अलग अलग टर्मिनल से वर्क कर सकते हैं। तो जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या है कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी को सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम
में इम्प्लीमेंट करता है। तो मल्टीटास्किंग का जो मेन पॉइंट्स हैं वो रीड आउट कर सकते हो एक मिनट। तो ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स हमारे रन हो रहे हैं, और जो इसका इल्यूजन है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का वो इस तरह है कि सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, और इसमें भी जो है हमारा सीपीयू वो स्विच होगा बिटवीन डिफरेंट टास्क के बीच जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, किसी दूसरे टास्क के फिनिश होने तक का वेट करने के पहले। मतलब सीपीयू वेट नहीं करेगा कि कोई टास्क फिनिश हो तब ये दूसरे प्रोग्राम पर जाए। इनफैक्ट कोई प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए चला, फिर उसको कोई इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट हुई या नहीं भी हुई, और एल्गोरिथम ऐसी है कि सीपीयू का टाइम एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए एक यूजर को देना है, तो भी सीपीयू स्विच कर जाएगा दूसरे प्रोग्राम। ओके, सो दिस इज द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम आते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी यूजर जैसे कि हम बात कर रहे थे, ऑब्वियसली कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर सके। जैसे ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम थे जब हम लोग पढ़ते थे, वर्क करते थे, विंडोज 90 बहुत पॉपुलर था उस टाइम, एनटी, उसके बाद विंडो एक्सपी आया, तो वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम तो थे बट मल्टी यूजर कैपेबिलिटी नहीं थी। लेकिन जो यूनिक्स, लाइनेक्स, मॉडर्न विंडोज के वर्जन है, जैसे विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, वो सारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या है कि एक कंप्यूटर पर हम सारे रिसोर्सेज को पुट कर सकते हैं और अलग अलग यूजर को सेम ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करा सकते हैं by providing the different users their own terminals and keyboard। मतलब अलग अलग यूजर का अपना अलग अलग कीबोर्ड और टर्मिनल दे दें तो वो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि हर एक यूजर के पास अपना फुल कंप्यूटर, केवल टर्मिनल और कीबोर्ड की जरूरत है जो कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरफेस में हो जाएगा। बाकी जो कॉमन कंप्यूटर है उसमें हमारे सारे रिसोर्सेज होंगे, उसी पे ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा होगा, उसी पे सीपीयू होगा, उसी पर सारे रिसोर्सेज होंगे और सॉफ्टवेयर होंगे, मेमोरी होगी, और सभी यूजर के पास अपना अलग अलग टर्मिनल, कीबोर्ड या माउस भी दे सकते हैं। तो इस तरह का ये अरेंजमेंट होता है, वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर है नेक्स्ट हमारा मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जैसे कि नाम से क्लियर है कि क्या है कि बहुत सारे प्रोसेसर, ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे सीपीयू या प्रोसेसर्स कनेक्ट हों। और आज के टाइम में जो भी एडवांस्ड कंप्यूटर है, जैसे सुपर कंप्यूटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, मिनी कंप्यूटर्स, ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, तो इसमें नया कुछ नहीं है। जैसे सुपर कंप्यूटर है तो बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं, या मिनी कंप्यूटर है उसमें भी बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं, जिसमें हर एक प्रोसेसर अपना सेपरेट टास्क परफॉर्म करता है। और ऐसा नहीं कि सिंपली बहुत सारे प्रोसेसर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया तब वो वर्क करेगा, उसके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर एंड कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक से ज्यादा सीपीयू वाले जो सिस्टम हैं वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऐसे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को जो सपोर्ट करते हैं, दे आर आल्सो द कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सभी सीपीयूज की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है और अलग अलग फंक्शनैलिटी है, सो दैट कि कोई टास्क बहुत इजीली या बहुत फास्ट वे में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जनरली जो इस तरह के सिस्टम है जैसे यूज होते हैं, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग, मौसम विभाग की जानकारी के लिए, रोबोटिक्स के लिए, रॉकेट लॉन्चिंग के लिए, या साइंटिफिक कॉमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए, या जैसे हमारा
रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो विंडोज मतलब उस पर चलता है रेलवे काउंटर्स पर। तो इस तरह के जो सिस्टम है वो सारे क्या है हमारे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, सिंपली हैविंग मोर देन वन प्रोसेसर। तो उसमें क्या है कि अब जितने प्रोसेसर्स हैं सभी अपना अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं कि ये पहले तो हम रियल टाइम सिस्टम की बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जहां हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत एक्यूरेट होगा। ओके, उसमें एरर की गुंजाइश नहीं हो सकती या मिस इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं हो सकती। अगर जरा सा भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की एरर हुई जो रियल टाइम सिस्टम है, तो हमारा क्या है कि प्रलय आ जाएगी, डिसास्टर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जो फिजिक्स वगैरह में तुमने पढ़ा है कि न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं यूरेनियम को, फिर 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, तो 2 को रोक के फिर 1 को आगे जाने देते हैं। तो इस तरह के जो सिस्टम है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है या रोबोट या रॉकेट लॉन्चिंग जैसे सिस्टम है कि रॉकेट को लॉन्च होना है, अगर मिनी मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की भी एरर होगी तो हमारा रॉकेट जो है प्रॉपरली लॉन्च ना होके और अरबों खरबों का नुकसान कर देगा। देखा भी होगा कभी कभी रॉकेट लॉन्चिंग फेल हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे जो सिस्टम है जिनमें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की एक्यूरेसी चाहिए, वो सारे सिस्टम हमारे रियल टाइम सिस्टम है। इनको ऑन टाइम, एग्जैक्ट टाइम, ऐसा नहीं है कि जैसे हम कोई सपोज फाइल ओपन कर रहे हैं अपने जनरल, तो अगर वो 1 सेकेंड में ना खुल के 1.5 सेकेंड में खुल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, दे रिक्वायर द एब्सोल्यूट वेरी एक्यूरेट रिस्पॉन्स टाइम, जहां पर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की भी गुंजाइश नहीं है। मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम, रॉकेट लॉन्चिंग या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, तो इनका जो टाइम कंस्ट्रेंट है वो हम कह सकते हैं फिक्स्ड टाइम कंस्ट्रेंट। जो चीज जिस मोमेंट पर होना है, जितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पर होना है, अगर 4 सेकंड और 3 मिली सेकंड पे अगर होना है तो वो उसी टाइम पर अगर होनी चाहिए। ठीक है, और जब ये सिस्टम है तो इनको हम बाहर से इंटरप्ट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल सिग्नल। उन सिग्नल के बेस पर ये रुकेंगे या चलेंगे या कमांड मतलब कंट्रोल। तो ये तो हो गया हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब इन सिस्टम्स के लिए, जो इस तरह के अरेंजमेंट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे यूज किए जाते हैं, दे आर द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो इस तरह के अरेंजमेंट के लिए कोई सिस्टम डिजाइन होते हैं तो वो सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे। बीच में भी अगर किसी को पूछना हो तो ही और सी कैन आस्क। ठीक है, हो सकता है बीच में भी कोई लेक्चर के बीच में डाउट हो तो डोंट वरी, डोंट हेजिटेट टू आस्क, यू कैन फ्रीली आस्क मीनवाइल बिटवीन द लेक्चर आल्सो। तो अब इसमें क्या होता है कि जो रियल टाइम सिस्टम है वो भी हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है हमारा हार्ड रियल टाइम सिस्टम, दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम रियल टाइम सिस्टम की बात करते हैं कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तो उनके एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं नीचे वाले इसमें पॉइंट में, इनको पढ़ लो। तो इसमें क्या है कि वर्स्ट केस रिस्पांस टाइम रिक्वायरमेंट होती है एप्लीकेशन की, और इनके जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। देखो, जैसे एयरलाइन रिजर्वेशन है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, जो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सिस्टम यूज होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, एम्बेडेड सिस्टम आगे पढ़ोगे तुम। कंप्लीट सिस्टम एम्बेडेड इनसाइड द हार्डवेयर, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम। जैसे मेडिकल इमेजिंग सिस्टम में क्या है, जैसे सोनोग्राफी है या एक्सरे है, तो मिली सेकेंड के लिए जो रे हमारी बॉडी पे जाएंगी, अगर वो मिली सेकेंड मिस हो गया तो एक्सरे नहीं हो पाएगा। ठीक है, या सोनोग्राफी है, उस मिली सेकेंड के लिए वो रेज अगर
बॉडी पे पड़ते ही अगर ऑन टाइम नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा, सिस्टम फेल हो जाएगा। इसी तरह इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, फैक्ट्री फ्लोर्स, फैक्ट्री वगैरह में देखा होगा कि फ्लोर में जैसे सपोज कार जहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है तो क्या है कि ट्रॉली बेस्ड सिस्टम होता है कि कार का जो डिफरेंट पार्ट है वो अलग अलग यूनिट अलग अलग सेक्शन में असेंबल होते हैं। तो ट्रॉली पे वो हमारा प्रोडक्ट या आइटम चला आ रहा है और जिस सेक्शन में गया उस सेक्शन में उस पे वो फिक्स हो गया, ठीक है। उस पे वो किसी पे सपोज करो व्हील फिट हो रहे हैं, किसी पे लाइट फिट हो रही है, किसी पे कुछ हो रहा है। अगर ये सेकेंड्स का भी डिफरेंस हो गया तो फिर पीछे वाली ट्रॉली तो आती रहेगी, आगे वाली अगर अपना काम नहीं कर पाएगी तो सिस्टम क्या है कहीं ना कहीं फेल होगा। तो अब इसमें क्या है कि जो रियल टाइम सिस्टम है वो दो टाइप के हैं। एक तो हार्ड रियल टाइम है, दूसरा सॉफ्ट रियल टाइम है। तो अगर हम हार्ड रियल टाइम की बात करें तो हार्ड रियल टाइम में क्या है कि ऐसे सिस्टम जिसमें अगर सिस्टम ऑन टाइम अगर नहीं होगा तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, डिसास्टर हो जाएगा। जैसे रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, अगर बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड में एक्यूरेट टाइम पे लॉन्च नहीं हुआ रॉकेट तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। उसी तरह न्यूक्लियर रिएक्टर है या थर्मल पावर स्टेशन है, बॉयलर है, जहां पे मतलब सही टाइम पे सिस्टम अगर ना होने पे बहुत बड़ी दुर्घटना या डिसास्टर हो सकता है, वो है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम मतलब कि समवॉट सॉफ्ट, अगर रियल टाइम पे ऑन टाइम घटना नहीं होगी मतलब सिस्टम नहीं चलेगा या वर्क नहीं किया तो मतलब कोई डिसास्टर नहीं होगा, उसको मैनेज किया जा सकता है सॉफ्ट रियल टाइम के केस में। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो पिछले उसमें कि जैसे एम्बेडेड सिस्टम हमारा न्यूक्लियर पावर है या रॉकेट लॉन्चिंग है, तो ये हमारे क्या हार्ड रियल टाइम सिस्टम। इसी तरह मेडिकल इमेजिंग सिस्टम है, जैसे एक्सरे वगैरह है, अगर सपोज करो नहीं भी वर्क किया एक्सरे ऑन टाइम तो कोई दुर्घटना नहीं हो रही है, फिर से किया जा सकता है, तो ये सॉफ्ट रियल टाइम है। बट इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है, जैसे फैक्ट्री फ्लोर्स वगैरह, अगर उनको ऑन टाइम नहीं कंट्रोल हुआ तो दुर्घटना भी हो सकती है, तो ये हार्ड रियल टाइम है। अब फैक्ट्री फ्लोर्स में भी अलग अलग फैक्ट्री और अलग अलग वॉल्यूम की फैक्ट्री के लिए वही सेम सिस्टम हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मल्टीमीडिया एनिमेशंस वगैरह है तो वो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है, जहां अगर नहीं भी चला सको, जैसे एयरलाइन रिजर्वेशन, तो ऑन टाइम रिजर्वेशन नहीं हुआ तो कोई दुर्घटना नहीं हो रही, दोबारा से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो रियल टाइम सिस्टम में आई थिंक हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। तो हार्ड रियल टाइम जैसे मैंने समझाया, इसको रीड आउट कर लो। मतलब ऑन टाइम अगर टास्क नहीं हुआ, घटना नहीं घटित हुई तो डिसास्टर हो सकता है। ये क्या है कि हमारा जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट नहीं करता है, इसके लिए सेपरेटली ऑपरेटिंग सिस्टम सेपरेटली डिजाइन होते हैं, अलग से डिजाइन होते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए, पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। हार्ड रियल टाइम के जो फीचर हैं वो ये हैं कि डेटा हमारा जो है स्टोर होता है रोम में, सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होता है उसमें। वो इसलिए नहीं होता है कि सेकेंडरी स्टोरेज से और ऑपरेटिंग सिस्टम तक सीपीयू तक आने में टाइम लगेगा, उतना टाइम होता नहीं है। ये सारी चीज रोम में रीड ओनली मेमोरी में होती है, पहले से फिक्स होती हैं कि जैसे ही सिस्टम को अगर करना है मेमोरी से तुरंत रीड करके उसको रिस्पॉन्ड करेगा, ओके। और टाइम शेयरिंग सिस्टम के साथ ये कन्फ्लिक्ट करता है। कन्फ्लिक्ट इन द सेंस कि टाइम, सीपीयू टाइम किसी और सिस्टम के साथ शेयर नहीं किया जा सकता इसमें। अब सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम जो मैंने बताया है, so रीड आउट दिस स्लाइड। इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है वो लेस है, मतलब एक कम रिस्ट्रिक्शन है इसमें। तो जैसे मैंने बताया कि मल्टीमीडिया हो गया हमारा, वर्चुअल रियलिटी है या मेडिकल इमेजिंग सिस्टम है, रोबोटिक्स है। तो यहाँ पर अगर ऑन टाइम सिस्टम घटना नहीं घटित होगी तो भी चलेगा, कोई ऐसा नहीं है कि ले आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। अब हम बात करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, एनओएस। तो ये तुमने पिछले थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर नेटवर्क की जो हम डेफिनेशन लेते हैं वो सभी लोग जानते हैं कि नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क इज शेयर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस। मतलब कंप्यूटर्स का या कंप्यूटिंग डिवाइसेस का या दोनों का मिक्सअप कलेक्शन होता है जो कि आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं फॉर डेटा ट्रांसफर एक्सेट्रा। ये कंप्यूटर नेटवर्क होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं या सिस्टम हैं, कंप्यूटर्स हैं, सभी अपना एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और बाय यूजिंग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं या डेटा शेयर करते हैं। ओके, अब इसमें खास बात क्या होती है कि ये तो ठीक है कि कंप्यूटर नेटवर्क, अब नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, जैसे तुम, अब नेटवर्क के भी तुमने कई टाइप पढ़े हैं, लैन वैन वैन, लेकिन हम यहाँ डिटेल में नहीं जा रहे हैं। नेटवर्क का बेसिक मतलब यही है कि एक अरेंजमेंट हमारा हो जिसमें मतलब एक सिस्टम होगा सर्वर और बाकी क्लाइंट्स, या फिर वन टू वन कम्युनिकेशन या मैनी टू वन कम्युनिकेशन, इस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो पहले तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फीचर्स हैं, इसमें क्या है कि जितने भी मशीन हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, सभी की अपनी लोकल कॉपी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम, सबका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जरूरी नहीं कि सबका ऑपरेटिंग सिस्टम सेम ही हो सकता है किसी पे यूनिक्स हो, किसी पे विंडो हो, किसी पे लाइनेक्स हो, किसी पे कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लेकिन जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो नेटवर्किंग फैसिलिटी को सपोर्ट करेगा। और यूजर्स के पास पॉसिबल मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि यूजर को पता होगा कि कितने कंप्यूटर कनेक्टेड हैं नेटवर्क से। और यूजर को पता इसलिए होगा कि जब यूजर लॉग करेगा, उस पर लॉग इन करेगा, तो अलग अलग सिस्टम से अलग अलग लॉगिन आईडी पासवर्ड का यूज करके वो लॉग इन करेगा। इसलिए यूजर को मालूम है कि किस पर्टिकुलर कंप्यूटर का क्या लॉगिन आईडी पासवर्ड। जैसे कंप्यूटर लैब की बात करें तो उस लैब में क्या होगा, एक सर्वर होगा, बाकी क्लाइंट्स होंगे, तो अलग अलग क्लाइंट्स के अपने अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड होंगे, और बाय यूजिंग दैट यूजर आईडी पासवर्ड a person or user can log into the network. तो जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोई हमारा सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम से डिफरेंट नहीं है, बस उसमें अंतर ये है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क फैसिलिटी को सपोर्ट करेगा। और आज के टाइम में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, दे ऑल सपोर्ट द नेटवर्किंग फैसिलिटी। अब पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, बहुत पहले, वो नेटवर्किंग होती नहीं थी। फिर उसके बाद जैसे विंडोज के और वर्जन आए, उसमें लिमिटेड नेटवर्किंग फैसिलिटी थी। ठीक है, तो ये सारा जो डिटेल्स है नेटवर्किंग का वो तो पढ़ चुके हो नेटवर्किंग में। आई वाज टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यानी नेटवर्क एनवायरनमेंट के लिए क्या चाहिए कि नेटवर्किंग इंटरफेस कंट्रोलर चाहिए, जो कि आजकल सभी कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर की फॉर्म में इनबिल्ट आता है, और उसका ड्राइवर वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आता है। उसके बाद हम किसी भी सिस्टम से रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। रिमोट लॉगिन, रिमोट फाइल एक्सेस का मतलब बाय यूजिंग ए सिंगल कंप्यूटर हम किसी भी दूसरे कंप्यूटर से फाइल या फिर डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये क्या है कि नेटवर्किंग हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। ओके, जैसे पढ़ा है तुम लोगों ने नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक्सेट्रा। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप के हो सकते हैं हमारे। पहला तो है क्लाइंट सर्वर, दूसरा है पीयर टू पीयर सिस्टम। तो क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि एक सिस्टम हमारा क्या है कि सर्वर होता है और बाकी सारे सिस्टम क्लाइंट होते हैं।
तो अगर एक सिस्टम सर्वर है और बाकी क्लाइंट हैं, तो एक क्लाइंट से अगर दूसरे क्लाइंट को कम्युनिकेट करना है तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो सर्वर के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर एक क्लाइंट कंप्यूटर को दूसरे क्लाइंट कंप्यूटर पे कोई डेटा भेजना है या उससे डेटा रिसीव करना है तो वो सर्वर के थ्रू ही पॉसिबल होगा। सर्वर से कनेक्टिविटी होगी और सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी तो सर्वर उस क्लाइंट से डेटा को फैच करके दूसरे क्लाइंट को पहुंचाएगा। मतलब जो भी कम्युनिकेशन है या टास्क है जो भी है वो सर्वर के थ्रू होगा। तो सर्वर यहाँ पर क्या होगा कि कोई मतलब स्पेशल कंप्यूटर होगा जिसके पास सारे रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होंगे और जिसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बहुत फास्ट होंगे, मतलब इसकी हाई मेमोरी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होगी, हाई प्रोसेसिंग पावर होगी एंड इट होल्ड्स ऑल द सॉफ्टवेयर। तो किसी भी क्लाइंट को किसी भी कंप्यूटर को अगर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी तो वो सर्वर से डिमांड करेगा, या दूसरे सिस्टम से भी कम्युनिकेट करना है तो वो सर्वर के डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा। और दूसरा जो है पीयर टू पीयर, तो उसमें क्या है कि डायरेक्ट वन टू वन कम्युनिकेशन किसी भी कंप्यूटर का दूसरे से हो सकता है। इन पॉइंट्स को रीड आउट कर लो। तो इसमें जो पोर्ट का कंसेप्ट आता है क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट में, वो पोर्ट का कंसेप्ट नेटवर्किंग का कंसेप्ट है, पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा पीयर टू पीयर सिस्टम है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन पीयर टू पीयर सिस्टम, या एक तरह से कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं, जो कि हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है। तो बेसिकली जो पीयर टू पीयर सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। पीयर मतलब कि पेयर, एक तरह से कि कोई भी सिस्टम किसी से भी पेयरिंग करके अपना आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। ये तो है हमारा NOS डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ओके, तो अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बेसिकली क्या है कि इसमें जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ना कोई सर्वर है ना क्लाइंट है, सब कंप्यूटर बराबर है। मतलब ये नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होगा लेकिन क्लाइंट सर्वर एक्सेट्रा और ये ऐसा कुछ। इसमें क्या है कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं सब एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आपस में कॉपरेशन से वर्क करेंगे। जैसे कोई सिस्टम ज्यादा बिजी है तो वो दूसरा सिस्टम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर लेगा कि लाओ वो काम अब थोड़ा मैं कर लेता हूँ। मतलब मिल बांट के काम करने की जो टेंडेंसी है सिस्टम की, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसको रीड आउट कर लो स्लाइड्स को। ये जो लाइन है, ऑटोमेटिकली शेयर द जॉब प्रोसेसिंग लोड, मतलब कि जो लोड है, जो करस्पॉन्डिंग वर्क है, जो भी टास्क है, वो सभी सिस्टम मिल बांट के कर रहे हैं। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अलग अलग सिस्टम को अलग अलग लोड प्रोवाइड करता रहेगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो करेगा कि किस कंप्यूटर पे लोड ज्यादा है तो वो दूसरे कंप्यूटर को लोड दे देगा, उस पे ज्यादा है तो किसी और को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। तो इसमें अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अगर हम डिटेल में जाएंगे, जो कि तुमने नेटवर्क में पढ़ा है डिटेल में, तो इसमें देखते हैं कि वो भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक सिस्टम ऐसा जिसमें हर एक कंप्यूटर की अपनी लोकल मेमोरी हो सकती है। दूसरा सिस्टम ऐसा जिसमें किसी कंप्यूटर की लोकल मेमोरी नहीं होती है, जबकि सारे सिस्टम की मिला जुला के एक शेयर्ड मेमोरी होती है। तो दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं, शेयर्ड मेमोरी और पर्सनल मेमोरी बेसिस पर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के जो फीचर्स हैं वो यहाँ पढ़ लो इनको।
इसमें क्या है, यूजर को लगेगा कि ये यूनी प्रोसेसर सिस्टम है, यूजर को लगेगा केवल हमारा ही कंप्यूटर वर्क कर रहा है इस पे। इनफैक्ट उस सिस्टम में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, किसी के पास प्रोसेसर हो सकता है, किसी के पास नहीं भी हो सकता है। मतलब कुछ ऐसे भी सिस्टम हो सकते हैं या कंप्यूटिंग डिवाइस जिसमें प्रोसेसर ना भी हो, लेकिन वो नेटवर्क से कनेक्टेड है। वो नेटवर्क ही है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नेटवर्क ही है जिसमें कोई क्लाइंट सर्वर का कंसेप्ट नहीं है। तो ये यूजर को ऐसे लगेगा कि केवल एक प्रोसेसर वर्क कर रहा है, जबकि वहां पे एक से ज्यादा प्रोसेसर हो सकते हैं और सभी प्रोसेसर अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे। तो यूजर क्या है कि रिमोट फाइल या डेटा या रिसोर्स को उसी तरह एक्सेस कर पाएगा जैसे कि लोकल डेटा फाइल को एक्सेस करता है। तो इसमें क्या है कि यूजर को ऐसा इल्यूजन लगेगा, आभास लगेगा कि वो सिंगल मेन मेमोरी है और सिंगल ही सेकेंडरी मेमोरी स्पेस, जबकि ऐसा नहीं है। किसी कंप्यूटर की अपनी लोकल मेमोरी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, जैसा मैंने अभी बताया। अब ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक्चुअली क्या है, कि ऐसा सिस्टम जिसमें यूजर अवेयर नहीं होगा कि हमारे प्रोग्राम या फाइल किस सिस्टम पर रन कर रहे हैं और कहां पर लोकेट कर रहे हैं, और ये ऑटोमेटिकली हमारा एफिशिएंटली ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल किया जाएगा। और मेन जो हमारा टास्क है वो ये है कि जो कंप्यूटेशन है, जो टास्क है, वो सेवरल फिजिकल प्रोसेसर्स, अलग अलग प्रोसेसर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, और सारे प्रोसेसर एक साथ हमारे वर्क करेंगे। तो इसके लिए जो हमारी एल्गोरिथम है बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। ये हायर क्लासेस में तुम पढ़ोगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एज ए सिंगल सब्जेक्ट। ओके, सो बाय दिस टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर। ओके, और इसके बाद अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो ही और सी कैन आस्क, और नहीं पूछना है तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ इस मीटिंग को।